नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च किया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक प्रदूषित नदी खंडों में कमी आई है, लेकिन सर्वाधिक प्रदूषित नदी खंडों में कोई बदलाव नहीं आया। गैर प्रशुल्क बाधाओं के कारण कई देशों के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौतों के संपन्न होने की संभावना कम होती दिखाई दे रही है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार समझौते के लिए उत्पत्ति के नियमों को अधिसूचित किया। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने कहा कि पर्यावरण प्रभाव आकलन की प्रक्रिया में बदलाव को अधिक दिनों तक जारी नहीं रखा जा सकता। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने राष्ट्रीय खुदरा व्यापार नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च किया। राइट टू रिपेयर पोर्टल राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया है। पोर्टल पर उत्पादक या विनिर्माता ग्राहकों के साथ उत्पाद विवरण के मैनुअल को साझा करेंगे। इससे ग्राहक किसी उत्पाद को मूल निर्माताओं पर निर्भर रहने की बजाय तीसरे पक्ष द्वारा या स्वयं रिपेयर कर सकेंगे। शुरुआत में मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, ऑटोमोबाइल और कृषि उपकरणों को इसके अंतर्गत कवर किया जाएगा। राइट टू रिपेयर आंदोलन के समर्थक कंपनियों को उपभोक्ताओं और मरम्मत करने वाली दुकानों के साथ स्पेयर पार्ट्स, उपकरण और उत्पाद की मरम्मत के लिए आवश्यक जानकारियां साझा करने की मांग करते रहे हैं। इससे इन उत्पादों का जीवन चक्र बढ़ाया जा सकता है और इन्हें अपशिष्ट में जाने से बचाया जा सकता है। राइट टू रिपेयर को अमेरिका और ब्रिटेन सहित यूरोपीय संघ में भी मान्यता दी गई है। भारत में राइट टू रिपेयर फ्रेमवर्क विकसित करने का महत्व इसलिए भी है क्योंकि इससे स्थानीय बाजार में उपभोक्ताओं और उत्पाद के खरीदारों को सशक्त बनाया जाएगा। इसके अलावा नियोजित अप्रचलन की रणनीति को यह हतोत्साहित करेगा। नियोजित अप्रचलन का मतलब है कि लोग प्लान करके चीजों को अपने घर से निकालते हैं। सपोज दैट कोई चीज पुरानी हो गई है या फिर बदलते समय के साथ वो आउटडेटेड हो गई है, तो ऐसी चीजों को अक्सर बाहर निकाला जाता है, तो इसको नियोजित अप्रचलन कहते हैं। नियोजित अप्रचलन के अंतर्गत कंपनियां उत्पाद को कुछ इस तरीके से डिजाइन करती हैं कि वो सीमित समय तक ही उपयोग में रहे और उसके बाद उसे बदलना जरूरी हो जाए। जैसे कि आपने मोबाइल हैंडसेट को देखा होगा, तो ज्यादातर कोई भी मोबाइल हैंडसेट जो है वो 3 साल से ज्यादा अगर आप उसको चलाने की कोशिश करेंगे तो उसमें कई तरीके की खामियां आनी शुरू हो जाती हैं और इस दौरान बाजार में कुछ और नई प्रौद्योगिकियां आ जाती हैं, तो इस वजह से भी अपने मोबाइल हैंडसेट को बदलना जरूरी हो जाता है। लेकिन राइट टू रिपेयर से उपकरण के मूल विनिर्माताओं और तृतीय पक्ष खरीदारों और विक्रेताओं के बीच व्यापार में सामंजस्य स्थापित होगा। इसके अलावा उत्पादों की संधारणीय तरीके से खपत को ये बढ़ावा देगा और ई अपशिष्ट में कमी लाएगा। साथ ही थर्ड पार्टी को उत्पाद की मरम्मत की अनुमति देने से आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकेंगे। अगली खबर प्रदूषण से संबंधित है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदूषित नदी खंडों में कमी आई है, लेकिन सर्वाधिक प्रदूषित नदी खंडों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सीपीसीबी राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम के तहत अलग अलग स्थलों पर नदियों, झीलों, खाड़ियों, अपवाहों, नहरों और जल निकायों की जल गुणवत्ता की निगरानी करता है। जल गुणवत्ता प्रबंधन जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के प्रावधानों के तहत किया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2018 में भारत की नदियों के प्रदूषित खंडों की संख्या 351 थी। ये संख्या वर्ष 2022 में कम होकर 311 हो गई है। और नदियों के इन प्रदूषित खंडों में जो कमी आई है उसके पीछे कई कारण रहे हैं, क्योंकि सरकार ने बीते दिनों में सीवेज प्रबंधन, औद्योगिक अपशिष्ट प्रवाह प्रबंधन, अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अवसंरचनाओं का विकास किया है। इसके अलावा विनियमों का कार्यान्वयन किया गया है, यानी कि जो नियम बनाए गए उनको सख्ती से इम्प्लीमेंट भी किया गया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में प्रदूषित नदी खंडों की संख्या सबसे ज्यादा है और इसके बाद मध्य प्रदेश का स्थान है। प्रदूषित नदी खंडों को बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के उच्च स्तर के आधार पर 5 प्राथमिकता वाले वर्गों में 1 से 5 की कैटेगरी में रखा गया है। बीओडी यानी कि बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवों द्वारा विशेष तापमान पर वायुजीवी स्थितियों में कार्बनिक पदार्थ को विघटित करने के क्रम में उपभोग की गई ऑक्सीजन की मात्रा है। अब ऐसे जल स्रोत जहां पर बीओडी 3.0 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज्यादा है, उन्हें प्रदूषित स्थलों के रूप में चिन्हित किया जाता है। एक सतत क्रम में किसी नदी की 2 या 2 से अधिक स्थानों पर प्रदूषित धारा को प्रदूषित नदी खंड माना जाता है।
अब देखिए, बीओडी अगर 3 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम है तो इसका मतलब ये है कि नदी खंड स्नान के लिए उपयुक्त है। प्राथमिकता निर्धारण के लिए जो 5 कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं, उनके मानदंडों की बात करें तो पहली जो कैटेगरी है उसके तहत बीओडी का स्तर 30 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम होना चाहिए। दूसरी कैटेगरी में वो जल निकाय आते हैं जिनका बीओडी 20 से 30 मिलीग्राम प्रति लीटर के बीच है। तीसरी कैटेगरी में वो आते हैं जिनका बीओडी 10 से 20 मिलीग्राम प्रति लीटर के बीच है। चौथी कैटेगरी के तहत वो आते हैं जिनका बीओडी 6 से 10 मिलीग्राम प्रति लीटर के बीच है। और पांचवी कैटेगरी में वो आते हैं जिनका बीओडी 3 से 6 मिलीग्राम प्रति लीटर के बीच है। गैर प्रशुल्क बाधाओं के कारण अलग अलग देशों के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौतों के संपन्न होने की संभावना कम होती दिखाई दे रही है। गैर प्रशुल्क संबंधी मुद्दों की वजह से ब्रिटेन, यूरोपीय संघ आदि के साथ भारत की चल रही एफटीएज वार्ताएं बाधित होने की आशंका जताई गई है। इन गैर प्रशुल्क मुद्दों में शामिल हैं जलवायु कार्रवाई, कार्बन उत्सर्जन मानदंड, श्रम और लैंगिक संतुलनकारी मानदंड। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस्पात गलाने की प्रक्रिया से जुड़े विनिर्माण से कार्बन उत्सर्जन का मुद्दा उठाया है, जो भारत को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा यूरोपीय संघ ने कार्बन सीमा समायोजन तंत्र यानी CBAM, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म प्रस्तावित किया है। इसके अंतर्गत कार्बन उत्सर्जनकारी उत्पादों के आयात पर शुल्क आरोपित किया जाएगा। इन उत्पादों में लोहा, स्टील, सीमेंट, उर्वरक, एल्यूमिनियम आदि शामिल हैं। इन गैर प्रशुल्क बाधाओं की वजह से भारत पर कई नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे, जैसे कि मुक्त व्यापार समझौता संपन्न होने में देरी हो सकती है। कुशल और सस्ते श्रम के मामले में भारत तुलनात्मक रूप से लाभ की स्थिति में है, लेकिन FTA नहीं होने की दशा में वो इसका फायदा नहीं उठा पाएगा। इसके अलावा FTA के लाभों से भारत वंचित हो सकता है। भारत कई देशों के साथ FTA के आरंभिक समझौतों को लागू कर रहा है। हालांकि ये शुरुआती समझौते अगर पूर्ण समझौते का रूप नहीं ले पाते हैं तो विश्व व्यापार संगठन के कई सदस्य देश इन्हें कानूनी तौर पर चुनौती दे सकते हैं। दरअसल भारत के मामले में देखा जाए तो कुशल और सस्ते श्रम के मामले में भारत तुलनात्मक रूप से लाभ की स्थिति में है, लेकिन FTA नहीं होने की दशा में भारत इसका फायदा नहीं उठा पाएगा। भारत कई देशों के साथ FTA के आरंभिक समझौतों को लागू कर रहा है। हालांकि ये आरंभिक समझौते यदि पूर्ण समझौते का रूप नहीं ले पाते हैं तो विश्व व्यापार संगठन के कई सदस्य देश इसे कानूनी तौर पर चुनौती दे सकते हैं। मुक्त व्यापार समझौता 2 या 2 से अधिक देशों या व्यापारिक समूहों के बीच एक व्यवस्था है। ये मुख्य तौर पर संबंधित पक्षों के बीच अधिकांश व्यापार पर सीमा शुल्क और गैर प्रशुल्क बाधाओं को कम करने या समाप्त करने का प्रावधान करता है, जिससे कि व्यापार में सुगमता आ सके और व्यापार बढ़ सके। ऐसे में भारत ने ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, मॉरिशस, जापान, सिंगापुर सहित कई देशों के साथ FTAs पर हस्ताक्षर किए हैं। अगली खबर भी कराधान से संबंधित है। ये पेपर 3 का टॉपिक है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार समझौते के लिए उत्पत्ति के नियमों को अधिसूचित किया। इसे सीमा शुल्क टैरिफ भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते के तहत वस्तुओं की उत्पत्ति के निर्धारण नियम 2022 शीर्षक से अधिसूचित किया गया। ये नियम उत्पादों पर अधिमान्य सीमा शुल्क का दावा करने के लिए उत्पाद के उत्पत्ति स्थल के मानदंडों का निर्धारण करते हैं। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अंतर्गत दोनों देशों के बीच होने वाले द्विपक्षीय व्यापार के 90% को कवर किए जाने की उम्मीद है। रूल ऑफ ऑरिजिन किसी देश में आयातित उत्पाद के मूल उत्पादन या विनिर्माण स्थल को निर्धारित करने संबंधी मानदंड है। इस नियम से ये निर्धारित हो पाता है कि आयात से पहले उस उत्पाद में साझीदार देश में पर्याप्त वैल्यू एडिशन किया गया है या फिर नहीं, ताकि उस उत्पाद को उस साझीदार देश से उत्पत्ति के रूप में मान्यता दी जा सके। रूल ऑफ ऑरिजिन्स निर्धारित करने से पहले FTA के दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलती है। प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौते यानी गेट में अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य में उत्पाद की उत्पत्ति वाले देश के निर्धारण को शासित करने वाला कोई विशेष नियम नहीं है। रूल ऑफ ओरिजिन का उपयोग कई मामलों में किया जाता है, जैसे कि डंपिंग रोधी शुल्क और सुरक्षा उपायों जैसे वाणिज्यिक नीतिगत उपायों को लागू करने के लिए, ये निर्धारित करने के लिए कि क्या आयातित उत्पादों को मोस्ट फेवर्ड नेशन व्यवहार या अधिमान्य व्यवहार का लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा व्यापार सांख्यिकी, सरकारी खरीद, लेबलिंग लगाने और मार्किंग आवश्यकताओं के लिए। आपको बता दें कि इससे पहले भारत ने सीमा शुल्क व्यापार समझौतों के तहत उत्पत्ति के नियमों का प्रशासन नियम 2020 यानी कारोटार को अधिसूचित किया था। इसका उद्देश्य FTA का दुरुपयोग कर किसी अन्य देश की वस्तुओं को भारत में निर्यात करके प्रशुल्क चोरी को रोकना है।
अगली खबर पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने कहा है कि पर्यावरण प्रभाव आकलन की प्रक्रिया में बदलाव को अधिक दिनों तक जारी नहीं रखा जा सकता। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वर्ष 2018 में एक अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत कई मामलों में EIA का अधिकार राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरणों की बजाय स्थानीय निकायों को सौंप दिया गया था, जैसे कि 20,000 वर्ग मीटर से 50,000 वर्ग मीटर तक के भू क्षेत्र से जुड़ी निर्माण परियोजनाओं के लिए। इसके अलावा 20,000 वर्ग मीटर से 1,50,000 वर्ग मीटर तक के भू क्षेत्र में औद्योगिक शेड, शैक्षिक संस्थान, अस्पताल और शैक्षिक संस्थानों के लिए छात्रावास के निर्माण के लिए। लेकिन अब NGT ने कहा है कि इन बदलावों से राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरणों के अंतर्गत EIA का मौजूदा तंत्र कमजोर होगा और ये स्थिति अधिक दिनों तक जारी नहीं रखी जा सकती। EIA यानी पर्यावरण प्रभाव आकलन किसी प्रस्तावित गतिविधि या परियोजना की वजह से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने वाला अध्ययन होता है। ये लाभकारी और हानिकारक दोनों तरह के प्रभावों की जांच करता है और इससे यह सुनिश्चित होता है कि परियोजना के डिजाइन में इन प्रभावों को ध्यान में रखा जाएगा। EIA को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का समर्थन प्राप्त है। वर्ष 2006 में जारी EIA अधिसूचना ने अलग अलग परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया है। इनमें खनन, ताप विद्युत संयंत्र, नदी घाटी, अवसंरचना और उद्योग जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। पर्यावरण प्रभाव आकलन से पर्यावरण के संरक्षण में मदद मिलती है। इसके अलावा संसाधनों का इष्टतम उपयोग हो पाता है, समय की बचत होती है और परियोजना की लागत में कमी आती है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने राष्ट्रीय खुदरा व्यापार नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए। DPIIT की इस मसौदा नीति में खुदरा व्यापार के समग्र विकास के लिए विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी और सतत माहौल प्रदान करने के लिए रणनीति तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। DPIIT वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन है। भारत खुदरा क्षेत्र में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा वैश्विक गंतव्य है। खुदरा व्यापार नीति के जो उद्देश्य हैं, उसके तहत किफायती ऋण तक आसान और त्वरित पहुंच सुनिश्चित करना शामिल है। इसके अलावा आधुनिक तकनीक और बेहतर ढांचागत समर्थन के माध्यम से खुदरा व्यापार के आधुनिकीकरण और डिजिटलीकरण को सुगम बनाना, समग्र आपूर्ति श्रृंखला में भौतिक बुनियादी ढांचे का विकास करना, कौशल विकास को बढ़ावा देना और श्रम उत्पादकता में सुधार करना। इसके अलावा एक प्रभावी परामर्श और शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करना शामिल है। भारत में खुदरा व्यापार के आर्थिक महत्व की बात करें तो ये देश के सकल घरेलू उत्पाद में 12% से अधिक का सकल मूल्य योगदान करता है। इस तरह ये भारत की अर्थव्यवस्था में तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्रक है। खुदरा क्षेत्रक 5 करोड़ से ज्यादा कामगारों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। साथ ही ये भंडारण, लॉजिस्टिक्स, निर्माण और पैकेजिंग जैसे क्षेत्रकों में बड़ी संख्या में अप्रत्यक्ष रोजगार भी पैदा करता है। खुदरा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई पहलें की हैं, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से वित्त तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित कराई जा रही है। वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक्स को अवसंरचना का दर्जा प्रदान करके अवसंरचना विकास पर बल दिया जा रहा है। इसके अलावा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स विकसित किए जा रहे हैं। स्मार्ट सिटीज मिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जैसी पहलों के माध्यम से प्रौद्योगिकियों को प्राथमिकता दी जा रही है। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय अधिकरण यानी NCLAT ने अपने एक निर्णय में कहा है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के लिए अपने कार्यों को वैध रूप से निष्पादित करने के लिए एक न्यायिक सदस्य की जरूरत नहीं है। CCI की स्थापना वर्ष 2009 में प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत की गई थी। इसकी स्थापना अधिनियम के प्रशासन, कार्यान्वयन और प्रवर्तन के लिए की गई थी। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया में एक अध्यक्ष और कम से कम 2 तथा अधिक से अधिक 6 अन्य सदस्य हो सकते हैं। अध्यक्ष या सदस्य के लिए योग्यता ये है कि एक व्यक्ति जिसे किसी क्षेत्र में विशेष ज्ञान और पेशेवर के रूप में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव हो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अर्थशास्त्र, व्यवसाय, वाणिज्य, कानून, वित्त, लेखा प्रबंधन आदि के बारे में जानकारी हो। अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली यानी EHRMS। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने संशोधित EHRMS 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। EHRMS को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सरकारी कर्मचारियों के लिए
एक डिजिटल कामकाजी माहौल को सुविधाजनक बनाने और मानव संसाधन सेवाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रस्तुत किया था। पूर्ववर्ती EHRMS पोर्टल का दायरा सीमित था और इस वजह से संशोधित पोर्टल लॉन्च किया गया है। पुराने पोर्टल पर कर्मचारी सीमित सेवाओं का ही लाभ उठा सकते थे, साथ ही ये अन्य मानव संसाधन एप्लीकेशन से भी जुड़ा हुआ नहीं था। संशोधित EHRMS 2.0 भारत सरकार की पहली डिजिटल प्रणाली है जो एंड टू एंड मानव संसाधन सेवाएं प्रदान करेगी। ये काम के कई हजार मानव घंटे और कई टन प्रिंटिंग पेपर को बचाने में मदद करेगा। अमृत भारत स्टेशन योजना ABSC, इसके तहत रेलवे 1000 छोटे लेकिन महत्वपूर्ण स्टेशनों का आधुनिकीकरण करने की योजना बना रहा है। इसका उद्देश्य क्षमता वाले विकासशील शहरों की पहचान करना और शहरों के केंद्रों के रूप में रेलवे स्टेशनों की परिकल्पना करना है। ये स्टेशन न केवल शहर के अलग अलग हिस्सों बल्कि भविष्य में विविध शहरों के बीच भी लिंक स्थापित करेंगे। स्टेशनों का आधुनिकीकरण लागत प्रभावी तरीके से किया जाएगा और साथ ही मंडल रेल प्रबंधकों के अधीन एक विशेष कोष भी गठित किया जाएगा। इन स्टेशनों का पुनर्विकास के खुर्दा मॉडल के तहत किया जाएगा। खुर्दा ओडिशा में स्थित एक स्टेशन है। अगला टॉपिक है डार्क पैटर्न्स। डार्क पैटर्न्स अनैतिक यूजर इंटरफेस डिजाइन है। ये इंटरनेट अनुभव को जानबूझकर कठिन बनाते हैं, साथ ही ये यूजर्स का शोषण भी करते हैं। इसके बदले में वे डिजाइनों का इस्तेमाल करने वाली कंपनी या प्लेटफॉर्म, बिग टेक फर्म जैसे एप्पल, अमेजॉन, स्काइप आदि को लाभान्वित करते हैं। डार्क पैटर्न का उपयोग करके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यूजर्स से उनके द्वारा इस्तेमाल की जा रही सेवाओं के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार छीन लेते हैं। इसके अलावा ये प्लेटफॉर्म्स यूजर के ब्राउजिंग अनुभव पर उनका नियंत्रण कम कर देते हैं। ये इंटरनेट यूजर्स को बिग टेक कंपनियों द्वारा वित्तीय और डेटा संबंधी शोषण के प्रति अधिक सुभेद्य बनाता है। गैलियम नाइट्राइड एक नए शोध में अवरक्त प्रकाश उत्सर्जन और अवशोषण को पहली बार गान नैनो स्ट्रक्चर के साथ दिखाया गया है। गान यानी कि गैलियम और नाइट्रोजन, ये एक वाइड बैंड गैप सेमीकंडक्टर है। ये हाई पावर ट्रांजिस्टर के लिए अनुकूल एक बहुत ही कठोर और यांत्रिक रूप से स्थिर सेमीकंडक्टर है। ये सिलिकॉन आधारित डिवाइस की तुलना में तीव्र स्विचिंग क्षमता और उच्च ऊर्जा घनत्व वाली है। गान को नीले प्रकाश के उत्सर्जन के लिए भी जाना जाता है। इसका उपयोग आमतौर पर LEDs में किया जाता है। ये नया शोध गान नैनो स्ट्रक्चर को अत्यधिक कुशल अवशोषक, उत्सर्जक और मॉड्यूलेटर के रूप में विकसित करने की क्षमता को रेखांकित करता है। ये गुण गान को रक्षा, इमेजिंग और सेंसिंग के क्षेत्रों में उपयोगी बनाते हैं। अगला टॉपिक है कार्बनिक सौर सेल्स। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के शोधकर्ताओं ने इस्पात के ऊपर कार्बनिक पदार्थों की परत चढ़ाकर कार्बनिक सोलर सेल विकसित किया है। ये इस्पात की छत को एक ऊर्जा उत्पादन उपकरण में बदल सकता है। कार्बनिक सौर सेल्स उभरती हुई फोटोवोल्टिक तकनीकों में से एक है। इन्हें तीसरी पीढ़ी के सौर सेल्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इनमें प्रकाश अवशोषक परत के रूप में कार्बनिक बहुलक सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। कार्बनिक सौर सेल्स हल्के होते हैं और बहुत बड़े क्षेत्र को कवर कर सकते हैं। इनकी विनिर्माण लागत भी कम होती है। इनमें अन्य सौर प्रौद्योगिकियों की तुलना में बहुत अधिक मात्रा में सौर ऊर्जा को संग्रहित करने की क्षमता होती है। अगला टॉपिक है रत्नागिरी की शैल नक्काशियां यानी पेट्रोग्लिफ्स। विशेषज्ञों ने रत्नागिरी में प्रस्तावित मेगा ऑयल रिफाइनरी परियोजना को अस्वीकार कर दिया है। इसके पीछे कारण ये है कि इस परियोजना से यहाँ की शैल कलाकृतियों का संभावित नुकसान है। रत्नागिरी महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में स्थित है। पेट्रोग्लिफ्स किसी शेल की सतह के हिस्से को हटाकर किया जाता है। इन शेल कलाकृतियों को संरक्षित स्मारकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये शेल नक्काशियां प्रागैतिहासिक युग के दौरान कठोर लेटेराइटिक शेल पर बनाई गई हैं। इन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अनंतिम सूची में शामिल किया गया है। कोंकण क्षेत्र में कुल 1000 से ज्यादा शेल नक्काशियां हैं। इन्हें कातल शिल्प भी कहा जाता है। इन पर अलग अलग जानवरों, पक्षियों, ज्यामितीय संरचनाओं और प्राचीन चित्रलेखों को उकेरा गया है। भीमबेटका और मिर्जापुर नक्काशियों के विपरीत यहाँ जानवरों के शिकार के किसी भी दृश्य को चित्रित नहीं किया गया है। अगला टॉपिक है लोसर उत्सव। प्रधानमंत्री ने लोसर के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। लोसर लद्दाख का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। ये तिब्बती बौद्ध धर्म के पारंपरिक शेड्यूल में तिब्बती नववर्ष की शुरुआत के अवसर पर मनाया जाता है। इसका आयोजन तिब्बत में पूर्व बौद्ध युग से किया जा रहा है। उस समय तिब्बत में बोन धर्म का अनुसरण किया जाता था। उत्सव में देवता और देवी के नाम पर प्रार्थना की जाती है। इसके अलावा आइबेक्स के सम्मान में, आइबेक्स यानी कि एक पहाड़ी बकरी,
इसके सम्मान में नृत्य और गीत तथा कैलाश पर्वत की तीर्थ यात्रा की जाती है। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की। मदन मोहन मालवीय, इनका जन्म 25 दिसंबर 1861 को हुआ और देहावसान 12 नवंबर 1946 को हुआ था। इनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था, जिसे अभी प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। वे एक स्वतंत्र सेनानी और शिक्षाविद थे। इन्हें महामना के नाम से भी जाना जाता है। मदन मोहन मालवीय ने वर्ष 1906 में हिंदू महासभा और वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इन्होंने इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली और भारतीय औद्योगिक आयोग के सदस्य के रूप में भी कार्य किया था। मालवीय वर्ष 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे और 4 बार इसके अध्यक्ष बने। वर्ष 1909 में लाहौर में, वर्ष 1918 में दिल्ली में और 1933 में कलकत्ता में। मदन मोहन मालवीय ने हिंदुस्तान समाचार पत्र के संपादक के रूप में कार्य किया था। इन्होंने 1907 में निकलने वाले हिंदी साप्ताहिक अभ्युदय, 1910 में निकलने वाले हिंदी मासिक मर्यादा और वर्ष 1909 में अंग्रेजी दैनिक द लीडर की शुरुआत की थी। मदन मोहन मालवीय का व्यक्तित्व देशभक्ति, ईमानदारी और निष्पक्षता से भरा था। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल के बारे में। फिजी, यहाँ की राजधानी सुवा है। सितविनी राबुका फिजी के नए प्रधानमंत्री बने हैं। फिजी दक्षिणी प्रशांत में स्थित है। इसे 300 आइलैंड्स इन सन भी कहा जाता है। ये हवाई द्वीप और न्यूजीलैंड के बीच ओशिनिया में स्थित एक द्वीप समूह है। इसके 3 सबसे बड़े द्वीप हैं, वितिलेवु, वनुआलेवु और तावेयुनी। यहाँ सरकार का स्वरूप संसदीय गणतंत्र है। फिजी की जलवायु उष्णकटिबंधीय समुद्री जलवायु है और यहाँ पर मौसमी तापांतर बहुत कम पाया जाता है। फिजी में ज्यादातर ज्वालामुखी उत्पत्ति वाले पर्वत हैं। यहाँ का उच्चतम बिंदु तोमा नेवी है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।